मेरा खुद का कफिल ऐसा था, मेरे पास कितने आदमी आए, कम से कम 3-4 आदमी मेरे पास आए थे। मैंने एक आदमी की वीडियो बना के भी डाली थी, उसको दिखाया था मैंने, 1800 सैलरी बता के उसको भेजा था यहाँ से, और सैलरी उसके बाद में मिलने के बाद 1400 सैलरी दिया उसको वहाँ पे पहुँचने के बाद। मेरा कफिल का रूल ही ऐसा था, जितने मेरे पास बंदे थे सबकी सैलरी 1400 रियाल थी टोटल। मेरी भी खुद की 1400 रियाल थी। मेरे ड्राइवर में था, कुछ लेबर में थे, कुछ कोई मतलब जो अपने इंडियन पाकिस्तानी भाई आते, वो भी उसमें किसी ना किसी कारीगरी में गए तो उसमें भी उनकी सैलरी 1400 थी। हालांकि यहाँ से कोई एजेंट 1800 बता के भेज रहा है, कोई 2000 बता के भेज रहा है, कोई 1700 बता के भेज रहा है, पर वहाँ जाने के बाद सैलरी एक्चुअल में 1400 ही देता था। वो बोलता था अगर आपको नहीं चाहिए तो आप काम मत करो, खुरुज लगा रहा हूँ, इंडिया चले जाओ। हेलो अपने देश कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको कुछ सऊदी अरब के 5 फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ। क्या? क्योंकि मेरे बहुत से दोस्तों के सवाल रहते हैं। आपको सऊदी जाने के बाद भी वो काम आएंगे, और सऊदी जाने से पहले आपको यहाँ पे इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में कहीं भी आप हो वहाँ पे भी काम आएंगे आपको। तो कौन से वो 5 फैक्ट्स हैं? क्योंकि वो आप ये समझिए कि क्वेश्चन और आंसर है, जैसे कमेंट्स रहते हैं, कमेंट्स और मेरे आंसर। तो आज सवाल भी मेरे और जवाब भी मेरे। क्या होंगे वो, कैसे होंगे वो, आपके बहुत ही आगे काम आने वाले। अगर आप भी फ्रेशर हो, नहीं जा रहे हो, कोई मेरा भाई रिटर्न भी, अगर उसको भी नहीं मालूम है क्या कैसे जाना है यहाँ से, क्या क्या होना चाहिए एग्जैक्टली, क्या एग्जैक्ट पेपर होना चाहिए, क्या सऊदी पहुंचने के बाद वहाँ पे होता है, तो फ्रेशर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रिटर्न मेरे भाई, उनके लिए भी कुछ जरूरी बातें क्या है, आखिर कैसे हो, सब कुछ आपको आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताता हूँ कि देखिए सबसे पहला फैक्ट क्या होता है। सबसे पहला फैक्ट ये बंदा को ऑफिस वीजा कहाँ से लेना चाहिए। कि बहुत से मेरे भाई कमेंट करते हैं कि आखिर वीजा कहाँ से लेना चाहिए, जो वीजा मेरे को अच्छा मिले, काम अच्छा मिले, सैलरी वहाँ पे अच्छी मिले, और मेरे कम से कम पैसा यहाँ से लेके जाने में, सऊदी जाने में। तो सबसे पहला सवाल आप कह रहे थे, तो मेरा जवाब इसमें ये रहेगा कि आप अगर, मैं बहुत से वीडियो में बता चुका हूँ इससे पहले, कि आप लोग अगर वीजा ले रहे हो तो वीजा कोई अच्छी मैन पावर एजेंसी से लीजिए। जो मैन पावर एजेंसी उसे बोलते हैं, जो मैन पावर ऑफिस होती है, जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड रहती है। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड से वीजा लेने में आपको इतना फायदा होता है कि अगर आप वहाँ से लेते हो तो कम पैसा आपको यहाँ पे लगता है, अच्छा काम मिलता है, जो होता है सब कुछ सच बताते हैं उन लोग, जो होता है आपको वहाँ पे वो मिलता है। जो सैलरी आपको बोलेंगे वो सैलरी मिलेगी, जो काम बोलेंगे वो काम मिलेगा, ओवर टाइम बोलेंगे ओवर टाइम मिलेगी, अगर खाना पीना सिस्टम बोलेंगे तो खाने पीने का सिस्टम भी मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, और अच्छी सैलरी मिलती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैन पावर ऑफिस से जाने के बाद अच्छी सैलरी नहीं मिलती, अच्छा काम नहीं मिलता, अच्छी सैलरी भी मिलती है आपको। जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस होते हैं, जिनके पास कंपनी के वीजा आते हैं, आप लोग अगर उनके पास से आते हो तो आपको कम पैसे में अच्छा काम, अच्छी सैलरी और सिस्टम वहाँ का अच्छा मिलता है। सबसे पहला सवाल आपका ये था। तो आप लोग अगर पूछे कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ मिलेगा, मैन पावर एजेंसी का ऑफिस कहाँ मिलेगा, तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोग को स्क्रीन साइड में स्क्रीन शॉट दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने इससे पहले बनाई थी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके उस पर देख सकते हो। उसमें मैंने 1225 ऑफिस दिए थे, उसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा था। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ की रिक्वेस्ट भेजिएगा, मैं यहाँ से एक्सेप्ट करके आप पूरा पीडीएफ खोल के देख सकते हो। 1225 ऑफिस हो सकता है आपके नियर बाय में कहीं ऑफिस मिल जाए, दिल्ली से हो, मुंबई से हो, गुजरात से हो, तमिलनाडु से हो, कर्नाटक से हो, या हैदराबाद से हो, या बेंगलोर से हो, कहीं से भी आपको आपके एरिया में शायद ही उसमें ऑफिस मिल जाएगा। उसमें जो है स्टेट वाइज ऑफिस दिए गए हैं, स्टेट वाइज है, सिटी वाइज भी ऑफिस दिए गए। आपकी जो स्टेट में, आपकी सिटी में, कौन सी सिटी में, एड्रेस भी दिया गया है, उसमें मोबाइल नंबर भी आपको मिल जाएगा, आप लोग उसे देख सकते हो, या ऑफिस की वेबसाइट मिल जाएगी, उससे आप लोग जाके पता कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला आपका सवाल ये होता है। तो आप लोग का दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल आपका होता है कि आखिर अगर वीजा अपना कैसे पहचाने, कि आखिर जो वीजा एजेंट बोल के लगा दिए, मान लीजिए कोई ऑफिस से आप वीजा नहीं लियो, कोई लोकल एजेंट से वीजा ले लिए, लोकल ऑफिस से वीजा ले लिए, तो आखिर ये पहचाने कैसे कि मेरा वीजा किस काम का है, या मुझे मालूम नहीं, आप कौन से काम बताओ यहाँ पे, आपको कौन सा काम वहाँ पे लगा दिया, वहाँ पे कौन सा काम मिलेगा ये पता नहीं। तो आप लोग में से बहुत से मेरे दोस्त हैं जो वीजा पहचान नहीं पाते कि वीजा कैसे पहचाने। तो ये मेरे दोस्त, तो इससे पहले वीजा होता था, तो अब ये आपके टाइम में ऐसा है कि आप लोग को वीजा पहचानने में कोई दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि अभी जो वीजा आ रहा है वो A4 साइज के पेपर में आ रहा है। इससे पहले जो वीजा आता था उसमें टोटल अरबी में होता था, तो इसमें अरबी में जो ये नया वीजा आ रहा है A4 साइज के पेपर में आ रहा है, इसमें अरबी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। ठीक है, आप लोग उसको देख सकते हो। अगर बाई चांस आप लोग नहीं समझ पा रहे उसमें से, तो आपको सजेस्ट करूंगा मैं गूगल ट्रांसलेटर आप लोग एप्लीकेशन है, आप लोग साइड पे स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ये ट्रांसलेटर गूगल ट्रांसलेटर एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसको डाउनलोड करने के बाद आप लोग क्या करिए, उसको उसमें गूगल ट्रांसलेटर ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको एक कैमरे का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग कैमरे में जाके अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। पहले जो अरबी में होगा तो अरबी से हिंदी, या इंग्लिश में होगा तो इंग्लिश से हिंदी। इंग्लिश से हिंदी सेलेक्ट करने के बाद उसमें कैमरे का ऑप्शन पे जाइए, उसका फोटो क्लिक कीजिए। फोटो क्लिक करने के बाद आपको टोटल ट्रांसलेट करके दिखा देगा वो कि आपका वीजा किस चीज़ का एक्चुअल में, हिंदी में दिखा देगा आपको, आप लोग पढ़ भी सकते हो उसको। ठीक है,
तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। दूसरा सवाल आपका ये होता है, अभी कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, वीज़ा पहचानने में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं होती। तीसरा सवाल आप लोग कह रहे था कि वहाँ पे जाने के बाद इकामा बनने से पहले ये बोलते हैं इकामा मेरा बना दिया, अगर काम पसंद नहीं आया, मेरे को वापस आना चाहता हूँ, कैसे वापस आ सकता हूँ? तो मेरे दोस्त देखिए, इसका आंसर ये रहेगा कि अगर आप यहाँ से जाते हो तो ऐसा होता है कि 90 डेज का टाइम होता है, वीजे के ऊपर लिखा होता है ड्यूरेशन ऑफ स्टे 90 डेज। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ स्टे का मतलब रहने की अवधि होती है, रहने की अवधि 90 डेज की होती है। तो 90 डेज में आपका इकामा बनता है वहाँ पे जाने के बाद। 90 डेज का मतलब ये होता है कि 90 दिन पूरे एक्चुअल में नहीं लगते, कंपनी होती है कोई कोई, तो आप जैसे यहाँ से पहुँचोगे, आपका तत्काल में सबसे पहला काम इकामा बनाएंगे। मेडिकल कराने के बाद, यहाँ से जाने के बाद तुरंत मेडिकल होगा आपका, मेडिकल होने के बाद आपका इकामा बनेगा, इकामा बनने के बाद फिर आपका काम लगेगा वहाँ पे। ठीक है, जो आपका जॉब होगा उस दिन से आपका वर्क चालू होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से जाने के बाद आपका इकामा तुरंत बन जाता है। ठीक है, इकामा बनने का फिर आपका काम एकदम चालू हो जाता है। जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, जो कफील होते हैं, या जो मुसस्सा होता है, ये जो हाउस ड्राइवर में आते हैं, तो उनका इकामा ऐसा होता है, कफील जो होते हैं वो बोलते हैं चलो रुक जाओ, अभी वीज़ा का टाइम बाकी है, वो खत्म होने तक का, जिस दिन खत्म होने वाला होगा 2 दिन 3 दिन 5 दिन 1 हफ्ते पहले उनका इकामा बना देंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर आप लोग वापस आना चाहते हो तो 90 डेज़ का ट्रेनिंग पीरियड होता है। 90 डेज़ का ट्रेनिंग पीरियड होता है कि उसमें कफील की आपके कफील की भी, जो आपका कफील आपका जो स्पॉन्सर होगा उसकी भी और आपकी भी ट्रेनिंग होती है 90 डेज़ में। अगर आपको आपका कफील का काम समझ में नहीं आ रहा है या आपके कफील को आपका काम समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग उससे बता के कफील को बोल सकते हो कि मेरे को काम अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को या सैलरी दिक्कत हो रही है, या मेरे को काम में प्रॉब्लम हो रही है, या मेरे ड्यूटी में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को खर्च लगा दो, मुझे इंडिया जाना है, या मुझे बांग्लादेश जाना है, मुझे पाकिस्तान जाना है, मुझे नेपाल जाना है, मतलब कहीं भी हो सकता है। आप लोग बता सकते हो कि मुझे वहाँ पे जाना है, अपने घर जाना है, मैं काम नहीं करूँगा। फिर भी अगर आप लोग को कफील खर्च नहीं लगा रहा है तो आप लोग सीधे मकतब आमिर में जाके कंप्लेन कर सकते हो। उसके बाद में आपका खर्च लग जाएगा 90 डेज के अंदर, क्योंकि उसमें ट्रेनिंग पीरियड होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती उसमें। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड में आपका कफील आपको पहचानता है, आप अपने कफील को देखते हो क्या काम धाम ठीक ठाक है या नहीं है। आपका कफील आपको देखता है बंदा सही है या नहीं सही है। अगर आपका कफील चाहे 90 डेज के अंदर आपको बिना परमिशन के आपको भेज सकता है वहाँ से। ठीक है, और आप अगर चाहो तो आपको अपने कफील से बोल के अपना खर्च लगवा के अपने देश वापस आ सकते हो। नहीं मानता तो सीधे मकतब आमिर ले फिर कंप्लेन करके फिर वापस आ सकते हो। मतलब आना ही आना है, कोई भी कफील रोक नहीं सकता आपको वहाँ पे। जब से आपका इकामा बन जाएगा तब से आपका काम मजबूत हो जाएगा। उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको वहाँ से भेजा जाएगा, नहीं तो अदरवाइज आपकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाएगी कहीं पे भी। जैसे आपका इकामा बन गया, इकामा बनने के बाद आपको मान लीजिए सैलरी कम दे रहा है, इकामा बनने के बाद बोलता है अगर 1500 सैलरी आपको बोलता है, इकामा बनने के बाद बोलता है मेरे 1200 सैलरी दूंगा। ये बोलता है आपकी ड्यूटी 8 घंटे की, तो बोलता है मैं ड्यूटी 10 घंटे की करवाऊंगा। या आपका काम अगर किसी काम का अगर आप किसी दूसरे काम में लगे हो, आपको कोई दूसरा काम दे देता है, तो फिर आप दिक्कत है आपके पास। तो ये सब प्रॉब्लम होती है तो आप सीधे मकतब आमिर में जाकर कंप्लेन कर सकते हो। किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो रही है तो आप सीधे मकतब आमिर में जाकर बता सकते हो मुझे ये दिक्कत होती है यहाँ पे और मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, मेरा कफाला चाहिए, नकल कफाला जिसे बोलते हैं, जिसे जॉब ट्रांसफर बोलते हैं। किसी दूसरे कफिल के पास, किसी दूसरे स्पॉन्सर के पास आप जाके काम कर सकते हो। अदरवाइज आपका नहीं होता तो आपको फिर खर्च लगा के आपको इंडिया भेज देगा, अपने देश भेज देगा, वहाँ से फिर से आप दोबारा जा सकते हो। ठीक है, तो ये तीसरा सवाल हो गया मेरे दोस्तों का सभी का, और उम्मीद करता हूँ तीसरा सवाल का आंसर भी आपको अच्छा लगा होगा। आप अगला आ रहा चौथा सवाल। ऐसा मेरे सब्सक्राइबर फैमिली से कई मेरे दोस्त हैं जो पूछते हैं कि वहाँ जाने के बाद मंथली खाने खर्चे का कितना पैसा आता है, कि अगर मेरी सैलरी 1500 है तो मैं अगर खाने पीने का खर्चा निकालूंगा, टोटल कॉस्ट निकालूंगा तो कितना बचेगा मेरा उसमें से। तो मेरे दोस्त आपको बता दूं, अगर आप सिंगल हो, मान लीजिए आप सिंगल हो, खाने पीने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कोई दूसरा बंदा नहीं है आपके पास में, अगर अकेले बना खा रहे हो तो कम से कम आप रखिए 300 से 350 रियाल मंथली खाने का। अगर आप लोग 2 4 5 6 आदमी हो तो फिर उससे कम थोड़ा हो जाएगा, 10 रियाल कम हो जाएगा। और फिर अदर दूसरी बात एक और होती है कि जो मोबाइल खर्चा पड़ता है, अगर आप अनलिमिटेड महीने मंथली करवाते हो, जैसे कोई बंदा होता है नेट ज़्यादा खर्चा करता है, कोई बंदा होता है नेट कम खर्चा लगता है। ठीक है, तो अगर मंथली आप अनलिमिटेड करवा रहे हो तो कम से कम 150 रियाल का जाएगा रिचार्ज आपका। और अदरवाइज मंथली नहीं करवा रहे हो, कोई जीबी करवा रहे हो, जैसे 40 GB 20 25 GB 30 GB 50 GB, तो हिसाब से आपका 100 रियाल 80 रियाल 90 रियाल में हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझ के चलिए 100 रियाल कम से कम अनलिमिटेड अगर नहीं चलाओगे आप तो 100 रियाल मंथली खर्चा रिचार्ज का लगेगा, प्लस 300-350 रियाल खाने का लगेगा अगर अकेले हो आप तो। अगर आप 2 3 4 5 लोग का ग्रुप है तो फिर आपसे समझिए कम से कम 400-450 रियाल में तो भी आपका होगा। अगर 1500 सैलरी तो फिर आपका 1050 बचेगा। तो बहुत से मेरे दोस्त यहाँ से जो सप्लायर में पहुँच जाते हैं, या कोई एजेंट बताता है कि 1100 सैलरी 1000 सैलरी 1200 सैलरी उसमें चले जाओ, तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ हर बंदे को कि अगर आप 1100-1200 में जाओगे तो आप बचाओगे क्या वहाँ पे जाने के बाद। मैं बहुत सारे मेरे दोस्तों से यही बताता हूँ कि आप बचाओगे वहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि आप लोग से भी ये बताता हूँ जो मेरे यहाँ पे पहचान में है, जो मुझसे मिलते हैं यहाँ पे, तो मैं उनसे भी यही बात बताता हूँ कि अगर आप लोग जा रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बचाओगे क्या वहाँ पे। अगर आप लोग 14,000 15,000 बचाने के लिए सऊदी जा रहे हो तो मत जाइए। और मैं हमेशा से यही सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग
अच्छी सैलरी में जाइए, 1500, 1600, 1700, 1800 तक सैलरी हो, फिर जा सकते हो आप। ऐसा होता है कि लेबर में सैलरी, अगर कोई कंपनी का भेजा है, लेबर में सैलरी 1200, 1300 मिल रही है, प्लस ओवर टाइम लग रही है उसमें, ठीक है, फूड प्लस है तो भी, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1500, 1300, 1400 सैलरी लग रही है लेबर में, उसके बाद में आप ओवर टाइम लग रही, तो आप बिंदास जा सकते हो, आपकी सैलरी 1700, 1800, 2000 तक आराम से बैठेगी, ठीक है। कोई प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जा रहे हो तो भरोसा नहीं कि आपको ओवर टाइम मिलेगी या नहीं मिलेगी, सैलरी जो आपके एक्चुअल में होगी वो, उसमें भी भरोसा नहीं होता कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं कंफर्म बताता हूँ, हो सकता है मिल जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप 70% चांसेस समझिए नहीं मिलती है। मेरा खुद का कफिल ऐसा था, मेरे पास कितने आदमी आए, कम से कम 3-4 आदमी मेरे पास आए थे। मैंने एक आदमी की वीडियो बना के भी डाली थी, उसको दिखाया था मैंने, 1800 सैलरी बता के उसको भेजा था यहाँ से, और सैलरी उसके बाद में मिलने के बाद 1400 सैलरी दिया उसको वहाँ पे पहुँचने के बाद। मेरा कफिल का रूल ही ऐसा था, जितने मेरे पास बंदे थे सबकी सैलरी 1400 रियाल थी टोटल। मेरी भी खुद की 1400 रियाल थी। मैं ड्राइवर में था, कुछ लेबर में थे, कुछ कोई मतलब जो अपने इंडियन पाकिस्तानी भाई थे, वो भी उसमें किसी ना किसी कारीगरी में गए तो उसमें भी उनकी सैलरी 1400 थी। हालांकि यहाँ से कोई एजेंट 1800 बता के भेज रहा है, कोई 2000 बता के भेज रहा है, कोई 1700 बता के भेज रहा है, पर वहाँ जाने के बाद सैलरी एक्चुअल में 1400 ही देता था। वो बोलता था अगर आपको नहीं चाहिए तो आप काम मत करो, खुरुज लगा रहा हो, इंडिया चले जाओ या अपने देश चले जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अच्छे ऑफिस जाओगे तो अच्छी सैलरी मिलेगी आपको, और वहाँ पे अच्छा काम भी मिलेगा। और कम सैलरी में तो कतई जाना ही मत, 1000, 1100, 1200 सैलरी में तो जाने कोई मतलब ही नहीं होता। प्लस अगर ओवर टाइम लग रही है 1000, 1100, 1200 के बाद प्लस ओवर टाइम लग रही है, प्लस ओवर टाइम में तो कोई कंपनी का वीजा होता है तो फिर आपकी इच्छा जा सकते हो, अदरवाइज मैं 1000, 900, 1000 सैलरी में सजेस्ट नहीं करूँगा, आप लोग चले जाओ। अब रहा 5वां सवाल, जो सबसे खास सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्त ये है कि अगर बंदा यहाँ से जाता है तो बोलता है कितने खर्चे में यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब की बात तो आपको बता ही दिया मैं, यहाँ से कौन सा ऑफिस से जाना चाहिए भी आपको बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आ गई होगी। और सबसे मेन सवाल है तो कितने पैसे में यहाँ से जाना चाहिए, कितनी सैलरी होनी चाहिए और कितने पैसे में यहाँ से आप जाओगे, जो आपको कितनी सैलरी में इतना पैसा लगेगा। तो कितनी सैलरी आपकी होनी चाहिए जो आप कितनी पेमेंट करें वहाँ पे, सबसे मेन सवाल ये होता है। तो आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो एजेंट होते हैं 1000 रियाल में, जो गांव के एजेंट होते हैं, लोकल एजेंट, तो वो क्या बोलते हैं 1000 सैलरी में 1 लाख रियाल, 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं इंडिया का। लेबर का वीजा होता तो, ड्राइवर का वीजा होता तो कुछ कम कर देते हैं, क्योंकि ड्राइवर का वीजा हाउस ड्राइवर में जा रहे हो तो कुछ कम हो जाता है, या अदर किसी ड्राइवर में जा रहे हो तो कुछ कम हो जाता है, मगर लेबर में तो इन लोग रियायत करते ही थोड़ी घनी। 1000 रियाल में 1 लाख, 1200 सैलरी में 1,20,000, 1300 सैलरी होगी तो फिर 1,30,000, 1500 हो गई तो फिर आप ये समझिए 1,30,000, 40,000 तक ले लेंगे। तो कितनी सैलरी होनी चाहिए आपको यहाँ से जाओ, आप जा सको वहाँ पे, कितनी सैलरी मिनिमम, कितनी सैलरी में कितना पैसा आपको देना चाहिए। आपकी सैलरी 1200 या 1300 या 1500, अगर आप लेबर में जा रहे हो तो 1200, 1300, 1500 कितनी भी हो, अगर आप यहाँ जा रहे हो तो मिनिमम 90,000 रुपये आपको करना चाहिए, 80,000, जो 80,000 से 90,000। आप ये समझिए कि जो गाँव के एजेंट होते हैं, अगर 10,000 अपनी साइड से खाएंगे तो भी आपको 90,000 बढ़ेगा। कोई अच्छा ऑफिस से जाओगे तो आप देख समझिए एक्चुअल में जो कॉस्ट लगती है इसकी 55,000 तक होती है लिमिट, 50,000 से 55,000 रुपये। अगर ऑफिस वाला चार्ज करेगा अपना खुद का भी तो ज़्यादा, अगर चार्ज करेगा थोड़ा बहुत तो 60,000 से 65,000 तक हो जाएगी। फिर ये आपको बता रहा हूँ 15,000 एक्स्ट्रा हो, 55 से 15, 80,000, 70,000, और प्लस ये 10,000, 80,000। अगर गांव के एजेंट 10,000 और खाएंगे एक्स्ट्रा तो 90,000 बहुत ही फर्स्ट टाइम में जो फ्रेशर बंदा आता है यहाँ से। तो सैलरी आपकी चाहे 1200, चाहे 1300, चाहे 1500, अच्छी सैलरी आप जाना चाहते हो तो थोड़ा वेट करके अच्छा भी जाए। अगर आप कम सैलरी में जाना चाहते हो तो फिर आपकी इच्छा की बात है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इतनी सैलरी में इतना पैसा आपको देना है। यहाँ पे बहुत पैसा नहीं पड़ता है मेरे भाई, आप लोग को मालूम है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हो। यहाँ से जाने में कितने खर्चे में कितनी सैलरी मिलती है, मैं सब कुछ बताया था उस वीडियो में। आप लोग नहीं देखो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो, उसमें टोटल बताऊँ मैं कितने वीजे में कितनी कॉस्ट पड़ती है, वीजे की कॉस्ट बताऊँ कितना खर्चा लगता है, कहाँ का मेडिकल खर्चा कितना लगता है, इमिग्रेशन खर्चा कितना लगता है, वीएफएस सेंटर खर्चा कितना लगता है, या आपका टिकट खर्चा कितना लगता है, सब कुछ आपको बताया हूँ, ठीक है। पासपोर्ट वीजा स्टाम्पिंग का फीस कितनी पड़ती है, सब कुछ आपको बताया उसमें। तो ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा दोस्त। और ज़्यादा पैसा नहीं पड़ता है यार, 55,000 से 60,000 तक पूरी टोटल कॉस्ट होती है, ऑफिस का खर्चा निकालने के बाद भी ऑफिस खर्चा उसमें निकल जाता है। प्लस जो 10,000, 20,000 एक्स्ट्रा अगर ऑफिस वाला खाएगा तो 70,000 से 80,000 लगेगा फ्रेशर का। जो रिटर्न बंदा होता है उसकी तो वैसे भी 55-60,000 लगती है। ये होता है दोस्त, और कुछ नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छी लगेगी, वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर वीडियो कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो दोस्त बहुत लंबी हो गई, पर मेरा पर्पस यही है कि मैं आपको अच्छी जानकारी दूँ, सही सलाह दूँ, क्योंकि आप लोग भी अगर यहाँ जा रहे हो, किसी ऑफिस में जा रहे हो, किसी एजेंट के पास जा रहे हो, तो आप लोग इन बातों का ख्याल रख सकते हो। आप उनसे सवाल कर सकते हो कि कितना पैसा लगेगा आप जाने में, कितना पैसा क्यों ले रहे हो। वहाँ सऊदी जाने के बाद जो बताऊँ आपको, ये आपको मिलना ही मिलना है, आप भी समझिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छी लगेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।